तो दोस्तों, आज हम आपको पद्मावत के बारे में बताने जा रहे हैं। पद्मावत की रचना जो है किसने की है, रचना काल, इससे संबंधित और भी जानकारियां जो आपके टीजीटी, पीजीटी, टेट, एस्टेट, सीटेट, आरओ या यूपीपी, एसआई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। बहुत सी जानकारियां हैं जो कि उसका साक्ष्य नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा। जो पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में या आपके टेट स्टेट में या टीजीटी पीजीटी या आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर, उसी को बताने जा रहा हूँ। तो आप कापी पेन ले लीजिए और वन बाय स्टेप आप नोट करते चलें। तो पद्मावत की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। इसके लेखक या कवि आप मलिक मोहम्मद जायसी जानते होंगे, पढ़े होंगे। नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिए। मलिक जो इनका ये शब्द है, ये वंशजों से चला आया हुआ है। मलिक का मतलब होता है अमीर, यानी ये जमींदार थे। मलिक जो है वो अरबी का शब्द है, फारसी का शब्द है। इसका मतलब अमीर होता है, यानी इनके वंशज ईरान से आए थे और ये जमींदार थे, लेकिन ये खेती बाड़ी करते थे। रायबरेली के पास जायस नगर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने खुद लिखा है, जायस नगर मोर स्थान। तो अगर इनके हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है मलिक मोहम्मद जायसी का, वो 1492 के आसपास हुआ था, ऐसा माना जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं अभी तक प्राप्त हुआ है, किंतु ऐसा अनुमान कई लेखकों द्वारा किया गया है, जिसको 1492 मान लिया गया है। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है वो 1542 ईस्वी में इनकी हो गई थी। पद्मावत की रचना, ये जीवन के अपने अंतिम पड़ाव पर थे तब इन्होंने इसकी रचना की थी, और काफ़ी बूढ़े हो गए थे, इनका शरीर बहुत जर्जर हो गया था। अगर हम इनके वास्तविक नाम की बात करें जायसी का, तो इनका नाम था मोहम्मद। ये जो मलिक के बाद लगा हुआ है, ये मोहम्मद इनका वास्तविक असली नाम था। मलिक इनके पूर्वजों द्वारा वंशजों द्वारा चला आया एक लक़ब है, जिन्होंने अपने नाम के आगे लगाया मलिक। और जायसी, जायस नगर स्थान में इनका जन्म होने के कारण इन्होंने जायसी रखा। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन गया कि इनका असली नाम कौन सा है, तो मोहम्मद है। ठीक है। भाषा अगर हम बात करें तो भाषा, पद्मावत की भाषा जो है वो भाषा अवधी है। कैसी भाषा? अवधी। हालांकि इन्होंने दोहा, छंद, चौपाई में भी रचना किया, लेकिन पद्मावत की भाषा अगर पूछा जाए तो पद्मावत की भाषा अवधी है। अब बात करते हैं कि इसमें कितने खंड हैं। खंड की बात करें, पद्मावत में 57 खंड हैं, 57। खंड को अनुच्छेद भी कहते हैं, नोट करते चलिए, मैं बोल दे रहा हूं। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो ये जो है निर्गुण धारा के कवि थे, और निर्गुण धारा, सगुण धारा, दो धाराओं में भक्ति काल विभक्त हुआ था। जब भक्ति काल में दो धाराएं विभक्त हुई थी, तो ये निर्गुण धारा के प्रेमाश्रायी शाखा के कवि थे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं किस धारा के कवि थे। एक तो ये हो गया भक्ति काल के थे,
तो भक्ति काल में तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन निर्गुण के थे कि सगुण के थे? तो ये निर्गुण धारा के थे। कबीर भी निर्गुण के थे। निर्गुण मीन्स होता है जो दिखाई ना पड़े, है ना। सगुण मतलब जो दिखाई पड़े, जिसको हम छू सके, टच कर सके। जैसे सूरदास तुलसीदास ने सगुण का किया और जायसी ने, कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। तो ये निर्गुण धारा के कवि थे। आप पॉइंट नोट करते चलें। और निर्गुण धारा में भी प्रेमाश्राई शाखा के, एक ज्ञानाश्राई होता है, कबीर ज्ञानाश्राई के थे, और ये प्रेमाश्राई लिख लीजिए, प्रेमाश्राई शाखा के। प्रेमाश्राई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जायसी किस धारा के या किस शाखा के कवि थे? तो निर्गुण धारा के कवि थे और प्रेमाश्राई शाखा के कवि थे। निर्गुण धारा के, प्रेमाश्राई शाखा के। ये हो गया। अब हम पद्मावत की बात करें तो जो इसकी नायिका है उसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती, जो कि किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। बुद्धि का, परमात्मा का। नोट करते चलिए। परमात्मा का और परम सत्ता का प्रतीक है। परम सत्ता का प्रतीक है। इतनी जानकारी आपको मिल गई। इसकी भाषा अवधि हो गई। इसमें 57 अनुच्छेद हैं। इसको रूपक काव्य कहते हैं। पद्मावत में नायिका पद्मावती के ऊपर लिखा गया पूरा महाकाव्य है। और निर्गुण धारा की ये प्रेमाश्राई शाखा के कवि थे। और पद्मावत कैसा काव्य है? प्रेमाख्यान काव्य है। एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। इसको एक त्रासदी भी माना जाता है। ये एक त्रासदी घटना है। एक त्रासदी माना जाता है। इसको भी आप नोट कर लें। अगर हम इसकी रचना की बात करें तो 1540 में इसकी रचना की गई जायसी द्वारा। पद्मावत की रचना कब की गई, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1540 ईस्वी में इसकी रचना की गई। किसके द्वारा? जायसी के द्वारा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। पद्मावत की जब रचना हुई तो किसका काल था? यहाँ से टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आता है। तो अकबर का काल था। अकबर का काल था। अकबर का जन्म जो हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में। मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। जायसी जहांगीर के भी समकालीन थे। इस तरह से अगर देखें तो इन्होंने दो बादशाह, दो राजाओं का काल देखा था। जहांगीर के समकालीन थे। कौन? जायसी। समकालीन, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक, इतनी जानकारी हो गई, आप नोट कर लें। इसके बाद जायसी दिखने में कैसे थे? तो जायसी दिखने में बड़े ही कुरूप थे, यानी अच्छे नहीं। काले भी थे, बहरे भी थे, कुबड़ निकला हुआ था, है ना। बिल्कुल देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, यानी कुरूप थे।
शरीर से अच्छे नहीं थे, काने और बहरे दोनों थे, कुरूप थे, और इनको देखकर शेरशाह सूरी हंसा भी था। शेरशाह सूरी इनके रूप को देखकर हंसा था। तब इन्होंने कहा था कि आप मुझ पर हंस रहे हैं या उस कुम्हार पर जिसने हमें बनाया है। तब शेरशाह सूरी को बड़ा पछतावा हुआ और उसने जो है इनसे माफ़ी मांगी थी, जायसी से। पद्मावत को समासोक्ति भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, पद्मावत को समासोक्ति भी कहा जाता है। ये प्रेमाख्यान काव्य है, भाषावधि है, और ये एक रूपक काव्य भी है। ये बताया मैंने, पूछता भी है कैसा काव्य, रूपक है। और इसको समासोक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समासोक्ति। समासोक्ति कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि समासोक्ति किसने कहा? तो समासोक्ति कहा है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक। मलिक मोहम्मद जैसी प्रसिद्ध सूफी फकीर थे जो शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है ये, कि एक सूफी फकीर थे और किसके शिष्य थे? तो शेख मोहिउद्दीन किसके शिष्य थे? मैं लिख दे रहा हूँ, मोहिउद्दीन। लिख लीजिए, मोहिउद्दीन। ठीक है, या शेख मोहदी के सिख, ऐसा भी लिख लीजिए, शेख मोहदी के शिष्य थे। ठीक। और जायस में रहते थे, यानी रायबरेली के पास एक नगर है। और पद्मावत का बंगला अनुवाद जो है वो अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नाम से जो है एक कवि से कराया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। पद्मावत का बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। किसने कराया था? मगन ठाकुर ने। किससे? आलो उजाला नाम के कवि से, बांग्ला भाषा में। ठीक है। पद्मावत का अनुवाद कब कराया था? 1650 में। अब बात करें पद्मावत के अलावा इनकी रचना की, तो जायसी की और भी रचनाएं हैं जो कि बड़ी ही फेमस है और पूछी भी जाती हैं। तो पद्मावत लिख लीजिए, पद्मावत तो मैंने लिखा ही है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, ये बहुत पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। वैसे तो आपको गूगल पे बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन उसका कोई ओरठोर नहीं है, कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है ना। तो जो साक्ष्य ना हो उसको पूछा भी नहीं जाता है ज़्यादा। बहुत सी रचनाएं मिल जाएंगी आपको, तो जो पूछा जाता है इन्हीं को बहुत पूछा जाता है घुमा फिरा के। आखिरी कलाम की बात करें तो इसमें जो है प्रलय यानी कयामत का वर्णन है। कयामत का लिख लीजिए। आखिरी कलाम जो रचना है 1528 में लिखी गई थी, बाबर के समय में। कयामत का वर्णन है, प्रलय का वर्णन है। कब? 1528 ईस्वी में।
ये पूछा जाता है 1528 में। किसके समय में? बाबर के समय में। बाबर के समय में। हो सकता है मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखते चलिए। 1528 ईस्वी में, बाबर के समय में। ठीक है, इसमें बाबर की प्रशंसा किया गया है। आखिरी कलाम में बाबर की इसमें प्रशंसा की गई है। और जायसी ने अपने जन्म संबंध के बारे में भी इसमें लिखा है, दोनों चीजें। अब अगर क्वेश्चन पूछे सूफी काव्य परंपरा के सबसे श्रेष्ठ कवि, तो आप लिखिएगा जायसी। सूफी काव्य धारा के सबसे श्रेष्ठ कवि जायसी को ही माना जाता है। और इनके यश का आधार, यानी इनको जो यश मिला सबसे ज़्यादा, वो पद्मावत से मिला। तो आप लिख लीजिए कि जायसी के यश का आधार जो है, कवि के यश का आधार क्या है? आधार ग्रंथ पद्मावत है, जिसकी वजह से इनको ख्याति मिली। यानी जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची रचना पद्मावत को कहा जाता है। अब बात करें पद्मावती या पद्मिनी, तो पद्मावती जो है बुद्धि का प्रतीक है, परम सत्ता का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। लिखते चलिए, इस बात को पूछा जाता है क्वेश्चन। जो कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या जो कि पद्मावती है, रूप और गुण में संसार में बिल्कुल अद्वितीय थी। यानी उसके जैसा रूप गुण में कोई स्त्री नहीं थी, कोई नारी नहीं थी पूरे जो है संसार में। तो उसको बुद्धि और परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। किसको? पद्मावती में, जिसका वर्णन पद्मावत में किया गया है, जायसी ने किया है। लिख लीजिए, या मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिखते चलिए। सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। सिंघल द्वीप के राजा किस गंधर्व सेन की पुत्री थी। गंधर्व सेन की कन्या। ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ किसका प्रतीक था, यह माना जाता है? तो चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। शरीर का प्रतीक। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप किसका प्रतीक माना जाता है? सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक। सिंघल द्वीप ये हृदय का प्रतीक माना जाता है, हृदय का। और राघव चेतन किसका प्रतीक माना जाता है? ये शैतान का प्रतीक माना जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अलाउद्दीन किसका प्रतीक माना जाता है? माया का। अलाउद्दीन किसका प्रतीक माना जाता है? वो माया का प्रतीक माना जाता है। और नागमती ये किसका प्रतीक है? तो ये संसार का प्रतीक है। ये संसार का प्रतीक है। और हीरामन तोता, सुआ जिसको बोलते हैं, सुआ माने तोता, हीरामन तोता या सुआ, ये भी पूछता है। सुआ माने तोता होता है। ये गुरु का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। ठीक है। और जायसी जो है वो सूरदास से उम्र में 14 वर्ष छोटे हैं। यानी सूरदास की बात करें, भक्ति काल के कवि वो भी हैं और सगुण धारा के कवि हैं। तो उनसे ये 14 साल छोटे थे, सूरदास 14 साल बड़े थे। तो इतनी जानकारी दोस्तों आपको मैंने दिया है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 मैं बोलता गया हूँ। अगर ना समझ में आई हो वीडियो तो आप फिर से सेव करके और फिर से सुन सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। जय हिंद।